प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम फिर से रेडी हैं हमारी क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 के साथ। हमारा ये चैप्टर हमारी सीरीज़ का पार्ट है इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 10 के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वो क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, DSSB, यूपीएससी, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें पूरा चैप्टर हम रिवाइज़ करेंगे। ये पार्ट है हमारे एनसीईआरटी सीरीज़ का। आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर करिए। मेरा नाम है विनायक कोहली, मैं हूँ टीजीटी सोशल साइंस केंद्रीय विद्यालय संगठन में नवोदय विद्यालय समिति टीजीटी एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 1 थी मेरी। मुझे 9+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और ये हैं मेरे प्यारे प्यारे और होनहार छात्र। चलिए बिना किसी देर से हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक हमारा है ग्लोबलाइजेशन का। वन शॉट वीडियो होगी, मैराथन, जल्दी जल्दी हम सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज़ करते जाएंगे। ये वीडियो रिवीजन के लिए है, ठीक है। ये वीडियो रिवीजन के लिए आपको बहुत फ़ायदा देगी। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड मूवमेंट ऑफ पीपल। क्या मतलब है इसका मतलब ये होता है, ये डेफिनेशन को आपको याद कर लेना, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। क्या ग्लोबलाइजेशन मीन्स प्रोसेस, क्या है ग्लोबलाइजेशन? एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन। इंटीग्रेशन, एक तो हमें अलग अलग देशों को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? उनको साथ लेकर के आना है। एंड इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन का मतलब है कि हमें उनको कनेक्ट करना है। तो एक तो हमें साथ लेकर के आना है, कमिंग टुगेदर भी कर सकते हो तुम लोग, इंटीग्रेशन भी लिख सकते हो, और इंटरकनेक्शन, उनको कनेक्ट करना है हमें बिटवीन कंट्रीज़। कैसे करना है? थ्रू ट्रेड, एक तो ट्रेड से, दूसरा इन्वेस्टमेंट से, तीसरा टेक्नोलॉजी से, एंड मूवमेंट ऑफ पीपल। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों से हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड मूवमेंट ऑफ पीपल। अगर हम आम शब्दों में बात करें, सिंपल वर्ड्स में, ग्लोबलाइजेशन मीन्स, क्या मतलब है? कंट्रीज बिकमिंग मोर एंड मोर कनेक्टेड इकोनॉमिकली एंड शेयरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज़। तो ये ईजियर डेफिनेशन है। अगर आपको पहले वाली डेफिनेशन याद करने में डिफिकल्टी, तो ये वाली को आप याद कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स कंट्रीज बिकमिंग मोर एंड मोर कनेक्टेड इकोनॉमिकली एंड शेयरिंग गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज़। इसका एग्जांपल क्या है? बाइंग क्लोथ्स फ्रॉम इंटरनेशनल ब्रांड्स, ठीक है ना भाई। अब आप बाहर के कपड़े, आप लेविस की जीन्स पहनते हैं, लेविस इंडियन कंपनी तो नहीं है, ठीक है, तो ये हम इंटरनेशनल ब्रांड है। इसी तरीके से बहुत सारे हम ब्रांड्स को, आईफोन यूज़ करते हैं, सैमसंग यूज़ करते हैं, सब बाहर के ब्रांड्स हैं। यूजिंग मोबाइल फोन्स विद पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। अब आप जो सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो इस फ़ोन के अंदर अलग अलग जगहों से पार्ट्स असेंबल किए गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही देश में बना है। कुछ चीज़ें वियतनाम में बनी होंगी, कुछ आपके ताइवान में बनी होंगी, कुछ जापान में, कुछ चाइना में, कुछ इंडिया में, हो सकता है यही सब मिक्स करके ये हमारा फ़ोन बनता है। फॉरेन कंपनीज ओपनिंग फैक्ट्रीज इन इंडिया। तो भाई हमने जैसे सुना, एप्पल ने अपनी फैक्ट्री इंडिया में खोल ली थी अभी रिसेंटली। तो क्यों कर रहे हैं ये? इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो अपना जो कॉस्ट है, क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको रिड्यूस कर सके। भाई सस्ते में बन जाएगा फ़ोन हमारे यहाँ पे, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और प्रोडक्ट भी सस्ते में बनेगा। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मेड ईजीली अवेलेबल इन द मार्केट। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि भाई मार्केट्स, आप इंडिया की मार्केट को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। आप इंडिया में अपना फ़ोन बेचना चाहते हो, तो कितना अच्छा होगा अगर आप इंडिया में ही फ़ोन बना करके इंडिया में ही बेच दो, है ना भाई। तो आपका फ़ोन भी बिक जाएगा और आपका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, एमएनसी। एमएनसी क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन क्या होता है? कॉर्पोरेशन होता है एक बहुत बड़ा बिजनेस, एक बहुत बड़ा ग्रुप, ठीक है ना। तो हम मल्टीनेशनल यानी कि हम अलग अलग नेशंस के को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जो अलग अलग नेशंस में, अलग अलग देशों में फैली हुई है, उसको हम बोलते हैं एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। आर कंपनीज दैट ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री, एक कंट्री से ज़्यादा में ऑपरेट करती है। दे हैव ऑफिसेज इन डिफरेंट कंट्री, उनके अलग अलग कंट्रीज़ में ऑफिसेज होंगे। फैक्ट्रीज इन डिफरेंट कंट्रीज़। मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया ना कि भाई ज़रूरी थोड़ी कि इंडिया में ही फैक्ट्री है, चाइना में भी फैक्ट्री होगी, आपके ताइवान में भी फैक्ट्री होगी, जापान में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। प्रोडक्ट्स सोल्ड वर्ल्ड वाइड, और पूरी दुनिया में उनके प्रोडक्ट्स वो लोग बेचते हैं। एग्जांपल क्या हो गए? मैकडोनल्ड सबसे बड़ा एग्जांपल है, एप्पल है, नाइकी है, वॉलमार्ट है। इंडिया की तरफ से अगर एग्जांपल दें तो टाटा हमारा एग्जांपल बहुत अच्छा है, रिलायंस हमारा एग्जांपल, ये सारे एमएनसीज हैं, ठीक है ना। आपका और बहुत सारे, महिंद्रा आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे बड़े बड़े एमएनसी है, टीसीएस हो गया, ठीक है। दीज कंपनीज कंट्रोल लार्ज प्रोडक्शन नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये बहुत बड़े बड़े
प्रोडक्शन नेटवर्क्स होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े कंपनियां होती हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग देशों में नेटवर्क्स को इस्टेब्लिश करते हैं। वाई एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज़। क्वेश्चन ये उठते कि भाई ऐसा करते क्यों हैं, एक कंट्री में बना के क्यों नहीं बेच देते, अलग अलग कंट्रीज़ में क्यों इतना रायता फैलाना है। इसका कारण ये है, एमएनसी चूज़ कंट्रीज़ में प्रोडक्शन इज़ चीपर एंड ईजियर। भाई उनको अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करनी है, कम से कम सस्ते से सस्ते में प्रोडक्ट बनाना है, महंगे से महंगे में बेचना है और आसानी से बनाना है, ठीक है ना। दे लुक फॉर प्लेसेस वेयर दे कैन गेट चीप लेबर, जहाँ पर उनको बहुत सस्ती लेबर मिल जाए, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाए, जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, लार्ज मार्केट्स जहाँ पे उनके बहुत सारे कस्टमर्स अवेलेबल हो जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है भाई, एशियन और साउथ एशियन कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आप देखेंगे, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, चाइना और ताइवान और आपके जापान, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं, इंडिया तो मैंने बोल ही दिया, ये सारी कंट्रीज़ में आपको लेबर भी मिल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक मिल जाएगा और मार्केट्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, कस्टमर्स मिल जाएंगे। सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़, देखो भाई अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। दिस हेल्प्स देम टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट्स। बेसिकली देखो बेटा, कोई भी बिजनेस काम करता है ना, वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, राइट। कोई भी बिजनेस प्रॉफिट्स के लिए काम करता है और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करना का तरीका क्या है भाई, कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर दो और महंगे में बेचो, ठीक है। वेज एमएनसी स्प्रेड प्रोडक्शन, अभी कैसे करती हैं, करती कैसे हैं ये अक्रॉस द कंट्रीज। एमएनसी एक्सपैंड प्रोडक्शन इन सेवरल वेज, कैसे भाई, सेटिंग अप फैक्ट्रीज अब्रॉड, सबसे पहले तो भाई फैक्ट्रीज को ही बाहर लगा दो। एमएनसीज डायरेक्टली बिल्ड फैक्ट्रीज इन अदर कंट्रीज, एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन कंपनी ओपनिंग अ फैक्ट्री इन इंडिया, ठीक है, हमने एप्पल का एग्जांपल देख लिया। जॉइंट प्रोडक्शन विद लोकल कंपनीज, देखो एक तो ये है कि भाई अपनी ही फैक्ट्री को आप यहाँ डायरेक्टली लगा रहे हो, दूसरा ये है कि आप कोई लोकल कंपनी है ना, कोई लोकल कंपनी है, आप किसी लोकल कंपनी के साथ मिल करके फैक्ट्री लगा रहे हो। समटाइम्स एमएनसीज पार्टनर क्या करते हैं, इंडिया की कोई कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली, लोकल कंपनी से पार्टनरशिप कर ली टू प्रोड्यूस गुड्स। लोकल कंपनीज गेट्स इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी वाइल एमएनसीज गेट एक्सेस टू द मार्केट्स। अब एमएनसी का क्या फ़ायदा होगा, जो बाहर की कंपनी है उसको फ़ायदा होगा, उसको मार्केट मिल जाएगी, और लोकल कंपनी का क्या फ़ायदा होगा, उसको इन्वेस्टमेंट पैसा मिल जाएगा, उसको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा, कोका कोला ने वरुण बेवरेजेस के साथ डील करी हुई है, ठीक है ना, वरुण बेवरेजेस के साथ। वरुण बेवरेजेस इंडियन कंपनी है, ठीक है ना, तो कोका कोला एक फॉरेन कंपनी है। कोका कोला ने इंडिया में आकर के कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बनाती, एक्चुअली में कोल्ड ड्रिंक्स जो बना रही है वो वरुण बेवरेजेस ही बना रही है, लेकिन नाम किसका चलता है, कोका कोला का चलता है। क्यों भाई, क्योंकि कोका कोला को इंडिया की मार्केट में लग गई, ठीक है, और वरुण बेवरेजेस को क्या फ़ायदा हुआ भाई, उसको फैक्ट्री मिल गई। अब वो कोका कोला से डायरेक्टली कम्पीट करने जाती तो शायद नहीं कर पाती, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी थी, ठीक है ना। लेकिन वरुण बेवरेजेस आज इंडिया की क्या, एशिया की सबसे बड़ी क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। क्यों, क्योंकि वो कोका कोला को सप्लाई कर रही है। समझ में आया। बाइंग लोकल कंपनीज, अब कई बार ऐसा होता है कि भाई वो पार्टनरशिप नहीं करते, पार्टनरशिप के अलावा वो क्या करते हैं, उनको खरीद ही लेते हैं। एमएनसी समटाइम बाय एग्जिस्टिंग कंपनीज टू एक्सपैंड क्विकली, ठीक है ना। लोकल कंपनीज को खरीद लिया, माइक्रोमैक्स को खरीद लिया, ठीक है ना। वॉलमार्ट जो था उसने किसको खरीदा, आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि वॉलमार्ट ने किस कंपनी को, इंडियन कंपनी को खरीद लिया था। दिस अलाउज देम टू स्टार्ट अ प्रोडक्शन विदाउट बिल्डिंग अ न्यू फैक्ट्री, ठीक है। वॉलमार्ट एक बहुत ही फेमस ई कॉमर्स कंपनी है, उसने इंडिया की बहुत फेमस ई कॉमर्स कंपनी, जिसको आप अमेजोन के अलावा एक दूसरी कंपनी उसको यूज़ करते हो, उसको खरीद लिया था। कमेंट में बताना उसका नाम क्या है। प्लेसिंग ऑर्डर्स विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब देखो एक तो चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका ये कि लार्ज कंपनीज गिव प्रोडक्शन ऑर्डर्स टू स्मॉल फैक्ट्री और वर्कर्स। कई बार बड़ी बड़ी कंपनी जैसे लेवाइस की जीन्स होती है, वो ज़रूरी थोड़ी कि सारी की सारी जीन्स खुद ही बना रही है, वो क्या करती है, छोटे छोटे कंपनियों को या छोटे छोटे वर्कर्स को काम दे देगी, भाई एक जीन्स बना दो, हम क्वालिटी चेक कर लेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्वालिटी चेक करेंगे, अगर हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तुमने जीन्स बना के दे दी तो हम इसे खरीद लेंगे और इसे हम अपने लेबल लगा करके, अपना लेवाइस का लेबल लगा करके बेच देंगे। समझ में आया। एग्जाम्पल, गारमेंट एक्सपोर्टर्स गिव स्टिचिंग वर्क टू स्मॉल वर्कशॉप्स, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। अगला एग्जाम्पल है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी और इंडिविजुअल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। भाई बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, बाहर से, उसको हम ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टिंग मनी टू सेट अप फैक्ट्रीज इन इंडिया। कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आकर के फैक्ट्री लगा रही है या यहाँ पर पैसा दे रही है लगाने के लिए, वो क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजी। एक तो भाई टेक्नोलॉजी आएगी हमारे देश में, क्रिएटिंग जॉब्स क्रिएट होंगी हमारे यहाँ पर, फैक्ट्री लगेगी तो लोगों को काम मिलेगा। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा। याद रखना बेटा, जीडीपी भी इंक्रीज होता है अगर ये कंपनियाँ आकर के हमारे यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगाती है तो। कनेक्टिंग कंट्रीज इकोनॉमिकली, और बाकी कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली कनेक्ट करती हैं। इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस दी कंट्रीज। आओ जल्दी
जल्दी से हम जानते हैं कि भाई प्रोडक्शन को कैसे इंटरलिंक किया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा। टुडे प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज ऑफन स्प्रेड अक्रॉस मेनी कंट्रीज। मैंने आपको बता ही दिया एग्जांपल, स्मार्टफोन का डिज़ाइन एक कंट्री में बनेगा, मान लो अमेरिका में बन गया, पार्ट्स प्रोड्यूस इन डिफरेंट कंट्रीज, चाइना में बन गया, इंडिया में बन गया, अलग अलग कंट्रीज बन गया, असेंबल इन अदर कंट्रीज, मान लो इंडिया में असेंबल हो गया, सोल्ड वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया में बना आईफोन पूरी दुनिया में बेचा जाएगा। दिस ग्लोबल प्रोडक्शन सिस्टम कनेक्ट्स इकोनॉमिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी कारण से पूरे देश की इकोनॉमिक्स क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या ग्लोबलाइजेशन में, टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले करती है। देखो भाई, आज से 100 साल पहले दुनिया इतनी कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। क्यों? बिकॉज ऑफ दी टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ करती जा रही है, एआई बढ़ता जा रहा है, सब चीज़ हो रही है, वैसे वैसे हमारे देश आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होते जा रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ग्लोबलाइजेशन ग्रू वेरी वेरी फास्ट, राइट। इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज इंक्लूड क्या क्या भाई, टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट वगैरह, इसको हम बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, टेलीकम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की बात करें, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ये सब में आ जाते हैं आईटी। दोनों में फ़र्क क्या है, देखो, जो दूर संचार, जो आपका संचार का माध्यम है, ठीक है ना, टेलीकम्युनिकेशन उसको बोलते हैं मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट। जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है उसको बोलते हैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और एक तो ट्रांसपोर्ट तो है ही है भाई, फास्टर ट्रांसपोर्ट्स होंगे, फास्टर शिप होंगे, एयरप्लेन्स होंगे, तो इससे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमीज इंटीग्रेट होंगी। बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज कम्युनिकेशन बिकम फास्टर, गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड क्विकली, बिजनेसेस कैन ऑपरेट ग्लोबली। यही बात हमने समझी है। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। भाई लिबरलाइजेशन का क्या मतलब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क डाल लो, इसको डबल स्टार मार्क डाल लीजिए। लिबरलाइजेशन, इसको मतलब समझ लीजिए, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन याद करनी है। लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। कि भाई हमें रिस्ट्रिक्शंस, जो रोक लगा रखे हैं ना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे, उसको हमें रिमूव करना है। अर्लियर गवर्नमेंट्स यूज ट्रेड बैरियर्स टू कंट्रोल इंपोर्ट्स। गवर्नमेंट्स ना कई बार ट्रेड बैरियर्स को लगा देती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस लगा देंगी, ये सब यूज़ करते हैं। क्यों? ताकि वो इंपोर्ट्स को कंट्रोल कर सके। इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जो चीज़, इंपोर्ट क्या होता है, जो हमारे देश के अंदर आ रही है। एक्सपोर्ट क्या होता है, जो हमारे देश से बाहर जा रही है, ठीक है ना भाई। तो ट्रेड बैरियर्स को समझ लेंगे। ट्रेड बैरियर्स आर रिस्ट्रिक्शंस। कैसी रिस्ट्रिक्शंस? हाई टैक्सेस लगा दो, बाहर से कोई चीज़ ला रहे हो सपोज, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, उसको महंगा कर दिया, ताकि हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हो जाए और हमारे लोग जो हैं उन प्रोडक्ट्स को खरीदें, अपने देश के प्रोडक्ट्स को खरीदें। लिमिट्स ऑन इंपोर्ट्स, भाई लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। दीज बैरियर्स मेक फॉरेन गुड्स मोर एक्सपेंसिव। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। अब देखो भाई, हमारे देश में ना पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा हमने ना ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हम लोग ज़्यादा करते ही नहीं थे। हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी थे। हम क्या थे? हम काइंड ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी थे। हम अपने देश का अपने देश में बना करके ही यूज़ करते थे। अब कहोगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी चीज़ हुई ना। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप क्लोज इकोनॉमी हो, आपको पता ही नहीं बाहर की टेक्नोलॉजी कैसी है। आप वही पुराने ज़माने के हिसाब से चल रहे हो, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, ठीक है। आपके पास चॉइसेस नहीं है, कंज्यूमर्स के पास। भाई क्या खरीदोगे आप? एक ही फैक्ट्री बना रही है, मारुति एक समान गाड़ी बना रही है, आपको वही खरीदनी पड़ेगी। आपको ह्युंडई की, टाटा की, चलो टाटा तो फिर इंडियन कंपनी हो गई, मर्सिडीज़ की, आपको पता ही नहीं, ठीक है ना, BMW को पता ही नहीं। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती थी। इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। इसमें हमने क्या क्या किया? हमने सबसे पहले तो भाई ट्रेड बैरियर्स को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स, ठीक है ना, हमने रोक कम लगाई। फिर ओपनिंग मार्केट्स टू द फॉरेन कंपनीज, हमने फॉरेन कंपनीज के लिए अपनी मार्केट खोल दी। भाई आओ इंडिया में आकर के बेचो। इंकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमने क्या बोला कि इंडिया में इन्वेस्ट करिए, मेक इन इंडिया बोलते हैं ना, आओ बाहर से इन्वेस्ट करो इंडिया के अंदर। इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इन मार्केट्स, हमने क्या कहा? बाहर की कंपनियां इंडिया में आएंगी, कंपटीशन इंक्रीज करेंगी, जिसके कारण हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी। दीज रिफॉर्म्स हेल्प इंडिया टू बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, और इसी कारण से हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करते गए। अगला हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी स्टार मार्क डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स वर्ल्ड ट्रेड। देखो जैसे यूनाइटेड नेशंस है ना, UN है, उसी तरीके से हमारी WTO है। ये WTO क्या काम करती है? ये पूरी दुनिया में ट्रेड को रेगुलेट करती है, उसको उसको एक स्ट्रक्चर के अंदर डालती है, उसके लिए रूल्स बनाती है, ठीक है। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1995। ईयर इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार मार्क डाल लो, पेपर में पूछ लिया जाता है। 1995 में WTO इस्टेब्लिश हुई। इसका फंक्शंस क्या है? इट प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड, सेट्स रूल्स फॉर ट्रेड बिटवीन कंट्रीज,
ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करती है, रूल्स बनाती है कंट्रीज़ के लिए, ट्राइज टू इंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इंडिया इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा देश भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। बेसिकली WTO काम होता है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ावा दो, रूल्स बनाओ, कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई ना हो, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए फ्री फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डेवलप करो, और एक एडजुडिकेटरी सिस्टम आप क्रिएट करें ताकि प्रॉब्लम्स को ईजिली रिजॉल्व किया जा सके। यही WTO का काम है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई भारत में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इसके दोनों इम्पैक्ट है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। पॉजिटिव क्या है, एक तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, लोगों को जॉब्स मिले, फॉरेन कंपनीज हैव क्रिएटेड जॉब्स इन मेनी सेक्टर्स, ठीक है ना। ग्रेटर चॉइस फॉर कंज्यूमर्स, और हमारे कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा चॉइस मिला, भाई आपको और मेरे को बहुत ज़्यादा चॉइस है हमारे पास ब्रांड्स की, हम डिपेंडेंट नहीं है एक कंपनी के ऊपर। कंज्यूमर्स में नाउ हैव मैनी प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स टू चूज़ फ्रॉम। इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ कर गई, मॉडर्न मशीन आई, प्रोडक्शन मेथड्स आए, जिसके कारण हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो करी। ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर ने बहुत रैपिडली ग्रोथ करी है। IT और सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करा इंडिया में। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, TCS की मैं बात कर रहा था। ये सब ग्लोबल कंपनीज बन गए बेटा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाहर से फैक्ट्रीज़ आए, उन लोगों को ज़रूरत थी, तो हमारे यहाँ पे लोगों ने पढ़े लिखे लोगों को जॉब मिलने लगे, फिर हमने सॉफ्टवेयर्स बनाने शुरू कर दिए, और फिर हमने उन सॉफ्टवेयर्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है इसके, नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये हैं, सबसे पहले तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करना पड़ता है। जो छोटी इंडस्ट्रीज़ है, छोटी दुकान वाले हैं, ठीक है ना, छोटे बिजनेसेस हैं, उनके लिए मार्केट में कम्पीट कर पाना लार्ज कंपनीज़ के साथ बहुत डिफिकल्ट हो गया। जॉब इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो गई, सम वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टेम्परली विदाउट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, उनको डेली वेजेस की तरह हमने रखना शुरू कर दिया। हमने याद है ना पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स इंक्रीज कर गई है। अनइक्वल बेनिफिट्स, बड़ी कंपनियों को, बिग कंपनियों को, स्किल्ड वर्कर को तो बेनिफिट मिला, लेकिन पुअर को, लोकल कंपनियों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया। इसलिए अब हम बात करते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन की। भाई ग्लोबलाइजेशन भी अगर कर रहे हो ना, तो वो फेयर होनी चाहिए, वो सबके लिए होनी चाहिए, ठीक है, सबको फ़ायदा देनी चाहिए। Fair globalization means globalization should benefit all sections of society, not just big companies. सभी सोसाइटी के सभी सेक्शंस को, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट करना चाहिए ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। इसमें गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। क्या हो जाता है, गवर्नमेंट को वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, ट्रेड प्रैक्टिसेस को फेयर बनाना चाहिए, मेक फेयर ट्रेड पॉलिसीज़, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, कैसे गवर्नमेंट का रोल इसमें क्या है, हमारे कंज्यूमर्स का रोल क्या है। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, हमें भी करना है। सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स मेड अंडर फेयर कंडीशंस, हमें उन्हीं प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमें पता है कि भाई इनके पीछे ना वर्कर्स को परेशान नहीं किया गया, फेयर कंडीशंस दिए गए हैं उनको। इंकरेजिंग एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, हमें खुद भी एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें जो पॉइंट्स इस चैप्टर से याद रखने वो ये कि ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट्स कंट्रीज थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, MNCs प्ले मेजर रोल इन ग्लोबल प्रोडक्शन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड जॉब्स, इंडिया ओपन इट्स इकोनॉमी इन 1991, ग्लोबलाइजेशन हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसी के साथ हमारे चैप्टर हो जाता है खत्म। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि भाई और पढ़ाई के वीडियोस में डालूँ, NCERT सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। इस कमेंट सेक्शन में आपको बताना ही है कि मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि वॉलमार्ट ने किसको एक्वायर किया था। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और लाइक तो खैर एक बनता ही है, ठीक है भाई। ओके भाई बहन जो भी हैं आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।